हेलो स्टूडेंट, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JNET के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है MMS। तो इस रिवीजन सीरीज में हम आपके लिए आज लेके आए हैं मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर। ठीक है, अपन ने कंप्लीट कर दिया था लास्ट में करंट। आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है, तो शुरू करें आज का मैग्नेटिक वाला चैप्टर। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो मैग्नेटिज्म के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड इट इज प्रोड्यूस बाय चार्ज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटीज। ठीक है, चार्ज जब रुका हुआ होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है, एक बार मैं बता देता हूँ। ये लिखी गई है ना कि अगर अपने पास चार्ज रुका हुआ है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको टेबल को कंप्लीट कर देता हूँ और ये देखो ध्यान से, अगर स्टैटिक है, रुका हुआ है ना, रेस्ट पे है, तो अपने पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चार्ज मूविंग कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी। और अगर करंट कैरिंग वायर की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके इनसाइड जो नेट चार्ज फ्लो होता है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से वो जीरो होता है। तो इसी वजह से सिर्फ यहाँ पे एक कौन सी आती है अपने पास, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आती है। और अगर एक्सीलरेटेड है तो EMW वेव भी आती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, एक बार वापस बता देता हूँ कि ये मूविंग और इसकी यूनिट टेस्ला होती है, CJ गॉस होती है, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉसेज होती है। ये डेटा है, आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलो। तो सबसे पहले आते हैं अपन बायो सावर्ट लॉ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का शुरुआत वहीं से हुई थी, बायो सावर्ट लॉ से। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ का सीधा है कि मान लो एक करंट कैरिंग है ना, एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, इससे आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है। यहाँ पे अपन को बताना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बतानी है अपन को? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से इस छोटे से, अगर मैं बात करूँ इस छोटे से DL, जो कि यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा, इस DL कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे जो आएगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड वो आ जाएगी DB। छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे पहले तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होती है DL, है ना, छोटा सा DL का जो साइन वाला कंपोनेंट है, DL का साइन वाला कंपोनेंट है, उसके प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस है इसकी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। और अगर इस तीनों का कॉम्बिनेशन देखें, है ना, यहाँ पे मैं पेज ऐड करके बता देता हूँ। तीनों का अगर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जो नेट आ जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन R², ये निकल के आता है। और यहाँ से कम, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है दैट इज K, और इस K की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R²। ये अपने पास एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आती है एक छोटे से एलिमेंट की वजह से। ठीक है, वायर के। तो ये है। और इसका यहाँ पे वेक्टर फॉर्म भी लिखा गया है, सारी चीज़ें। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे जो μ0 है ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की है, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी था, है ना। और ये अपने पास क्या है, परमेबिलिटी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है μ0 की वो होती है 4 × 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पीयर होती है ना। ये यूनिट भी याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। आगे बढ़ें। तो एक करंट कैरिंग वायर के अंदर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, फील्ड लाइन होती है ना, वो कैसी होती है, तो यहाँ पे सारी रिप्रेजेंट किया गया कि करंट ऊपर फ्लो हो रहा है ना। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, और जो जिस डायरेक्शन में कल हो रही है ना, ये फिंगर्स, उस डायरेक्शन में अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो देखो यहाँ से आउटसाइड आ रही है, यानी कि आउटसाइड के लिए आप डॉट लिखते हैं ना। यहाँ पे फील्ड को, आउटसाइड जो फील्ड है उसके लिए अपन डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, और इनसाइड के लिए अपन क्रॉस करते हैं। ठीक है ना, अंदर जा रही है परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनसाइड जा रही है ना, तो क्रॉस लिखेंगे। और प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड आ रही है तो डॉट लिखते हैं। तो यहाँ पे अंदर जा रही है फील्ड लाइन, तो यहाँ पे बाहर आ रही है ना, यानी कि एक राउंड सर्कल सर्कुलर होती है अपने पास, ये अपने पास फील्ड लाइन है ना, एक किसी वायर के कारण। आगे बढ़े।
तो ये यहाँ पे लॉ दिया गया है ना, ये थंब की डायरेक्शन में देखो और उंगलियां जिसका लोगे, तो यहाँ पे वही है, ये ऐसे, बात में आ रही है। तो यहाँ पे किधर हो जाएगी, ऐसे है ना ये। तो यहाँ पे अपने पास अगर मैं बताऊँ तो ये अगर डाउनवर्ड नीचे आ रहा है तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा, देखो नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे डॉट हो जाएगी, बात में आ रही है। और अगर मान लो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये अपने पास ऐसे नहीं था एक्चुअल में, ये ऐसे था ना। अगर डायरेक्शन इस तरफ है करंट की तो आप ध्यान से देखोगे ये अपने पास ऐसे बन जाएगा, डॉट आउटसाइड डॉट रहेगा और यहाँ पे प्लस बन जाएगी, ऐसा ही रहेगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे हो गया तो अपने पास यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे डॉट। ये डायरेक्शन बता रहा हूँ कि करंट अगर फ्लो करता है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये था। और अब बात करते हैं अपन किसी ड्यू स्ट्रेट लाइन वायर के कारण आर डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है, तो वो होती है ना। तो इसके लिए अपन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जैसे ये वायर है, ठीक है, यहाँ से डी डिस्टेंस पर जो कि यहाँ से अल्फ़ा और बीटा एंगल बना रहे है ना, अल्फ़ा और बीटा। और यहाँ पे मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो इसकी जो वैल्यू होती है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ठीक है, ये होती है म्यू नॉट आई साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपॉन 4 पाई डी, ठीक है। अल्फ़ा एंगल आर मीन ये अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रीच है। तो यही बात है, मैंने यहाँ पे बता दिया। अब अगर मान लो कि बहुत सारे केसेज आते हैं ना, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, आगे पेज खाली है, देखो ध्यान से, जो अल्फ़ा डिफाइन किया है वो अपने पास जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये जो लाइन है ये इससे ऊपर डिफाइन किया गया है और बीटा को अपन ने डाउनवर्ड किया गया है, बात में आ रही है, ठीक है। तो अगर क्या हो, है ना, अगर मान लो ऐसा वायर है ना, इतना ही वायर है, वायर की लेंथ यहीं तक थी और यहाँ पे इसी डी डिस्टेंस आर पे मुझे देखना है ना, ये देखना है मुझे, तो ये जो एंगल बना रहा है, सपोज करो ये एंगल बना रहा है अपने पास 53 और जो ये एंगल बना रहा है वो 37 बना रहा है। तब मुझे बताना है कि इसमें एंगल अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अगर अल्फा बीटा आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता ही है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर जो डिस्टेंस है अपने पास है ना, जहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके ऊपर जो एंगल है ना, जो अपन ने ऊपर वाला सबसे पॉइंट के लिए अपन डिफाइन किया था अल्फा, वो अगर ऊपर ही है तो अपन को पॉजिटिव लेना है, और अगर बीटा अगर नीचे है, नीचे वाले पॉइंट के लिए, तो अपन पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज उसको नेगेटिव लेना है। तो ये उल्टा है, यानी जो अपन ने डिफाइन किया उसके अगर जस्ट ऑपोजिट आ जाए तो वहाँ पे अपन को नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे वही है, तो अल्फा बीटा ये है, बस आपके पास फॉर्मूला पता ही है, वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो यही था। और अगर इन्फिनिटी वायर है, इन्फिनिटी वायर में जो अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे ना, 90 हो जाएंगे तो अपने पास ये वैल्यू निकल के आती है इन्फिनिटी वायर की, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट केसेज है। और एक एंड के लिए ना, तो एक एंड के लिए अपने पास जो अल्फ़ा मान लो कि 90 है तो बीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा ना, बात में आ गई ये। और अगर किसी वायर पर ही मुझे देखना है, किसी वायर पर ही मुझे देखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑलवेज कितनी होती है, 0 होती है। वायर के जॉइनिंग लाइन जो स्ट्रेट वायर अगर अपने पास है और इसको मिलाने वाली जो सीधी लाइन है ना, जैसे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट की गई है, उसके हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 0 होती है, ठीक है। और अगर मैं सर्कुलर लूप के लिए देखूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप के लिए, तो वो अपने पास डायरेक्ट याद रखनी है, वो होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, है ना,
म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है, ठीक है। और अगर बात करूँ किसी आर्क के कारण होती है, तो देखो अपने को पता है कि 4 पाई एंगल के लिए, सॉरी 2 पाई के लिए, 2 पाई एंगल के लिए अपने पास जो थी फील्ड म्यू ए अपन 2r थी, ठीक है। तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन, ये हो जाएगा 4 पाई आर, है ना, यही हो जाएगी। तो थीटा एंगल के लिए कितनी हो जाएगी, अरे सो रहे हो क्या, ये हो जाएगी थीटा टाइम। तो अपने पास इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, ठीक है, इतना ही आएगा। बात समझ आ गई। तो ये है, और इसके लिए अपने पास 4 हो जाएगी और इसके लिए 8 हो जाएगी, पूरे के लिए 2 हो जाती थी। और रिंग अगर मैं बात करूँ एक रिंग की एक्सिस पर, तो वो होती है अपने पास म्यू आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जितने भी फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक है। और अपन अगर बात करें एम्पियर लॉ की, है ना, अब आते हैं एम्पियर लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। एम्पियर लॉ ने ये बोला था कि किसी लूप के, क्लोज लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ये लूप ले लिया, एम्पियर लूप जिसको बोलते हैं, इस लूप के किसी पॉइंट पर, इसी लूप पर जो किसी पॉइंट पर जो यहाँ का जो डी एल कंपोनेंट है ना, डी एल और बी, मान लो कि यहाँ पे कोई भी है, बी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, है ना, बी, डी एल बी एंड एंगल थीटा जो भी है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ना, बी डॉट डी एल का डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रल क्लोज लूप के लिए वो इक्वल होता है म्यू इंटू आई इनक्लोज्ड। बस ये इन्होंने दिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पर लूप के, उसके डीएल के साथ जो कंपोनेंट है ना, डीएल के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है उसका इंटीग्रल, वो इसमें जो इस लूप के अंदर जो नेट करंट इंक्लूज है ना, नेट करंट जो जा रहा है उसका म्यू टाइम्स के इक्वल होती है ना, म्यू नॉट टाइम के इक्वल होती है। अब यहाँ पे जो करंट इंक्लूज लिखा है ना, यहाँ पे जो करंट इंक्लूज लिखा है वो डायरेक्शन के साथ में लेना है। जैसे कि अगर मान लो ऊपर जा रहा था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ I1 माइनस I2 प्लस I3 लेना पड़ेगा, है ना, ये बात आपको समझनी है। और यहाँ पे जो B लिखा गया है वो अपन को नेट लेना है। अब नेट क्यों लेना है बताओ, मैं जैसा अपन ने कौन सा लॉ पढ़ा था, गॉसेस थ्योरम, है ना, गॉसेस थ्योरम पढ़ी थी, जैसे कैसे एम्पियर लॉ है, इसमें वहाँ पे चार्ज का रिलेशन था, यहाँ पे करंट का है। और बात करो अगर देखो यहाँ पे करंट माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहली बात तो इंक्लूज वाला ही करंट लेने पड़ेंगे, इसका आउटसाइड का कोई नहीं। लेकिन अगर बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड की, तो वहाँ पे अपन को इस 4 के कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो भी अपन को लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी नेट मैंने इसलिए लिखा है, आगे बढ़े चलो। तो यही है एम्पियर लॉ, यही बोला था इंक्लोज के लिए बी डॉट डी एल कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज कर्व इज म्यू टाइम्स नेट करंट इंक्लोज बाय द क्लोज कर्व, है ना, यही लिखा गया, ठीक है। अब आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये अपने पास इन्फिनिटी करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो इनसाइड तो अपने पास हॉलो सिलेंडर के कारण यहाँ पे जो बी होती है वो 0 होती है, ठीक है, इनसाइड 0 होती है। एक्सटर्नल जो होती है, ठीक है, वो अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होती है आउटसाइड, ठीक है। तो याद रखना है इनसाइड 0, फिर वापस ग्राफ ऐसे पड़ेगा 4 एक्सटर्नल पॉइंट, बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे ही लिखना है आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए ऐसे ही लिखना है, इन्फिनिटी के लिए यही होता है। अंदर कोई करंट ही नहीं है ना, करंट यहाँ से सब यहाँ से पास हो रहा होगा इन आउटसाइड, अंदर करंट ही नहीं है। तो यहाँ पे एम्पियर लूप लगाओगे भी एम्पियर लो तो भी यहाँ पे करंट 0 बता रहा है, तो यहाँ पे बी कितना हो जाएगा 0। अब इन्फिनिटी सॉलिड के लिए अगर बताऊँ, तो सॉलिड के केस में जो इनसाइड होता है
वो आप ध्यान से देखोगे तो आर के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे जो आउटसाइड की होता है वो 1/r के प्रोपोर्शनल है ना। तो जो ग्राफ बनेगा इसका वो ऐसे फिर ऐसे कम होगा, यहाँ पे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यही है, बस आपको फॉर्मूले दोनों ही याद रखना है, ठीक है। म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई r², और ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, है ना, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, तो ये ग्राफ मैंने बता दिया, ऐसे आपको याद रखना है। अब बात करें अगर सोलेनॉइड की, है ना, तो सोलेनॉइड का अगर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इनसाइड, है ना, यहाँ पे करंट है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर करंट आपको सर्कुलर लूप में दिया गया है, सर्कुलर लूप में दिया गया है, तो आपको अंगुलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमानी है, यानी कल करनी है। तो जो अपन को थंब की डायरेक्शन देगा वो किसकी देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताऊँ मैं, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसे, और ये लगभग कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यहाँ पे जो इनसाइड भी होता है दैट इज म्यू नॉट एन आई, है ना, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, ये एन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज अ करंट फ्लो इनसाइड द सोलेनॉइड, ओके। म्यू नॉट अपन जानते हैं परमेबिलिटी, और आउटसाइड जो होती है किनार के बाहर, है ना, ये अपने पास होती है, ये अपने पास होती है, आधी होती है, म्यू नॉट एन आई बाय 2 होती है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इनसाइड जो होती है वो ये होती है, किनारों पे अपने पास ये होती है, थोड़ी कम हो जाती है ना, हाफ हो जाती है। बात में आ गई। तो सोलेनॉइड के ये केस में, टोरेनॉइड के भी ये केस है ना, टोरेनॉइड का यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई। टोरेनॉइड का होता है अपने पास, सोलेनॉइड को अगर मैं मिला दूँ, है ना, दोनों के, तो ये अपने पास हो जाए टोरेनॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे टोरेनॉइड के अंदर जो होती है अपने पास ये फील्ड हो जाती है ना, अंदर करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी, पास में आ गई। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, ठीक है। तो ये होती है अपने पास, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, ठीक है, याद रखना आपको। आगे बढ़े, चलो। तो अब बात है मैग्नेटिक फोर्स, है ना, कोई चार्ज फ्लो कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना उसके ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो अपने पास जो फोर्स लगता है, मैं इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, क्यों v क्रॉस बी, ये इतना फोर्स लगता है, क्यों v क्रॉस बी, है ना, डायरेक्शन v क्रॉस बी के अकॉर्डिंग देखनी है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट आ जाएगी v क्रॉस बी के, ठीक है। तो ये अपने पास आता है, और ये हमेशा परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर के लगता है। आगे बढ़े, तो यहाँ पे वही सारे लिखे हैं कि एफ नॉट एफ इज इक्वल टू 0, देन चार्ज स्टेशनरी, चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स कब जीरो होगा, एक तो या तो रुका हुआ है या चार्ज मूविंग कर रहा है पैरेलल, है ना, पैरेलल कर रहा है या एंटी पैरेलल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो भी फोर्स जीरो लगेगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग वी क्रॉस बी, मैंने ये बताया, ठीक है। और अगर एक्सपीरियंस बाय नेगेटिव चार्ज है तो इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। द मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक, इसका जो प्लेन बनेगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे वही लिखी गई है, और द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज इज परपेंडिकुलर पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे अगर बात करूँ वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, तो उसका ऑलवेज 0 होता है। क्यों होता है बताओ, कि देखो ध्यान से, मान लो कि ये अंदर की साइड अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैंने चार्ज को फ्लो करा दिया v वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर v क्रॉस b ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये ऐसे सर्कुलर में घूम जाएगा। तो आप फोर्स देखो हमेशा एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट के, है ना, जैसे डिस्प्लेस हुआ परपेंडिकुलर हमेशा लग रहा है, सर्कुलर लूप पे घूमेगा। तो आप ध्यान से देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। और जो अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू 90, तो ये होगा 0। तो वर्क डन बाय द
मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज विल बी जीरो। तो यहाँ पे मैग्नेट्यूड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी नेवर चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो है, तो अपन जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, बस उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। बस में आ गई, ठीक है। Hence the magnetic field can be only change the direction of velocity, it never change the magnitude of velocity। मैंने ये बोला, ठीक है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर मोशन कराता हूँ, तो यहाँ पे बात करूँ वी क्रॉस बी, तो ये सही देखो, वी क्रॉस बी है ना, वी क्रॉस बी, वैसे नीचे फोर्स लगेगा, और अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है ना, माइनस क्यों है, तो ऐसे घूम जाएगा इसके बीच में, ऐसा ही मोशन होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यही लिखा गया है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ पे। तो ये अगर फ्लो कर रहा है तो ऐसे ऐसे कर लेगा, बात समझ आ गई। और फोर्स यहाँ पे ये लगेगा, और आप ध्यान से देखोगे, मैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल को ऑब्जर्व करता है ना, यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, एफ है ना, और अपन जानते हैं क्यों वी बी होता है ना, क्यू वी बी फोर्स लग रहा है, और ये क्यू वी बी है, वो किसके काम कर रहा है बताओ, ये काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहाँ से जो आर आ जाएगा रेडियस, एक एम से गया है, ये तो अपने पास आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, तो ये अपने पास रेडियस भी आ गई। ठीक है, और ये जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे। ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा उतनी रेडियस ज़्यादा। और समझ आ गई? ठीक है, तो ये है। और क्या निकाल सकते हैं बताओ, और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इसका। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताओ, टाइम पीरियड अपने पास 2 पाई आर अपन वी, 2 पाई, ठीक है, आर की वैल्यू अपन रख देते हैं एम वी अपॉन क्यू बी अपॉन वी, तो वी से वी कैंसिल, तो आप ध्यान से देखना 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा ना। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। अगर आप ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे है ना, तो रेडियस बढ़ा देगा, टाइम उतना ही रहेगा, एक सर्कल को पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है, आर की वैल्यू अपन ने लिख दी, टाइम पीरियड की वैल्यू ये लिख दी, फ्रीक्वेंसी जैसे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा है ना, एंगुलर स्पीड अपने पास क्यू वी प्राइम। तो ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी है वो, द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी मोशन ऑफ द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द गिवन चार्ज। मैंने जो बता दिया सारी चीज़ें, ठीक है, यही है। वेलोसिटी एट एंगल ऑफ द, हाँ अब की बार अगर मान लो कि एंगल पे है, ठीक है, अगर वेलोसिटी एंगल पे है ना, ये मान लो कि ऐसे गई, ऐसे नहीं मानते अपन, वी वेलोसिटी से ऐसे जा रहे हैं ना किसी एंगल पे, एंगल थीटा पे, आप ध्यान से देखो, इसका जो वी वाला कंपोनेंट है ना, ये अपने पास बी है ऐसे, तो ये जो वी का ये वाला कंपोनेंट आएगा वी कोस थीटा, और एक अपने पास आ जाएगा वी साइन थीटा। ठीक है, तो वी जो कोस थीटा है वो तो पैरेलल है वी के, वो तो फोर्स लगाएगा नहीं, वो तो सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी इसको आगे बढ़ाएगा चार्ज को है ना, ये चार्ज को ऐसे बनाएगा, चार्ज यहाँ पे लिख देता हूँ क्यों, लेकिन ये परपेंडिकुलर वाला है, ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो यानी कि आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो यानी कि इसका जो रिजल्टेंट पाथ बनेगा वो एक्चुअल में कैसा बनेगा, देखो ध्यान से, वो बनेगा हेलिकल पाथ है ना, ये अपने पास हेलिकल पाथ में ऐसे बढ़ता रहेगा। बात समझ आ गई? ऐसे हेलिकल, इसको बोलते हैं अपन हेलिकल पाथ। इसको क्या बोलते हैं अपन, हेलिकल पाथ बोलते हैं।
ठीक है। और दो हेलिकल पाथ जो अपने पास बने इनके बीच के जो बोलते हैं अपन को पिच, ठीक है। तो पिच भी अपन निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस x इजिकल टू वी, वी और कौन सी वाली है ना, पैरेलल वाली, और टाइम पीरियड, यानी एक पूरा कंप्लीट करने में टाइम ही तो लगेगा। तो यहाँ से अपन v ये लिख देंगे कोस थीटा इंटू टाइम पीरियड अपन जानते थे 2πm/qv। तो ये अपने पास पिच आ गया ना, x की वैल्यू मान ला ना, इसको x मान लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई। और क्या निकाल सकते हैं, और अपन रेडियस निकाल सकते हैं। इस केस में जो अपने पास r आएगा वो आ जाएगा m v sin थीटा आएगा। अब की बार यही तो घुमा रहा है ना, क्यू बी। रेडियस आ गया, टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड अपने पास वही रहेगा 2πm/qb। सही लिखा मैंने? ठीक है, यही रहेगा, टाइम पीरियड वही रहने वाला है, ठीक है। और पिच यहाँ पे ऐसे निकालेंगे और रेडियस ऐसे निकालेंगे, तो इसको वो अपन किसी एंगल पे ये बताते हैं। आगे बढ़े, चलो। अब अपन देखते हैं कि अगर स्ट्रेट वायर के ऊपर जो कितना फोर्स लगता है, जब करंट फ्लो होता है उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है वो देखते हैं ना, ये सारी चीज़ें। और करंट कैरिंग वायर के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो ध्यान से, कर्व वायर के लिए अपन ऐसे देख लेते हैं, स्ट्रेट वायर के लिए यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। इसके ऊपर जो फोर्स लगता है आई इस छोटे से लेंथ पे, एल लेंथ पे है ना, कितना लगता है आई एल क्रॉस बी, आई एल बी, है ना। और अगर मान लो परपेंडिकुलर वगैरह सारी चीज़ें, तो ये डायरेक्ट आप बिल ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, बिल लगता है फोर्स, है ना। और कर्व पाथ पे कितना लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कर्व पाथ पे अगर नेट बताऊँ तो ये देखो, जैसे कि मान लो ये डी एल है, तो ये करंट के कारण यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स एल है ना, क्रॉस बी आउटसाइड लगेगा, हर पॉइंट पे इसके आउटसाइड लगेगा, है ना फोर्स। बात समझ आ रही? तो जब हर तरफ से आउटसाइड लगेगा तो ये एक प्रकार से क्या बन जाएगा, बाद में सर्कल बन जाएगा, है ना। बाद में क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, है ना, पूरा एकदम आउटसाइड। तो इसके ऊपर जो एफ नेट लगेगा वो 0 लगेगा, ठीक है। और पैरेलल जो अपने पास है, पैरेलल करंट वायर है ना, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो रिपल करते हैं। और जो पर यूनिट जो फोर्स आता है पर यूनिट लेंथ पे, वो अपने पास आता है म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πd। ये अपने पास निकल के आता है F/L पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये फोर्स निकल के आता है पर यूनिट लेंथ पे, जो आपको याद रखना है। अब सवाल इसमें कैसे बनाएंगे, सिंपल है कि आपको बोल देंगे कि दोनों वायर के करंट, दोनों वायर में अपना करंट को 2 टाइम्स कर दिया, तो बताओ फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस को इतना कर दिया, तो इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप कर लोगे ना। फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πd। आगे बढ़े, चलो। अब आते हैं अपन मैग्नेटिक डाइपोल पे। मैग्नेटिक डाइपोल सिंपल है, अपने पास एक बार मैग्नेट की तरह यहाँ से लाइनें जाती है आउटसाइड और यहाँ पे इनसाइड आती है, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड आती है, ये पूरी क्लोज लूप में होती है ना, ऐसे इनसाइड ये जाती है अपने पास, एस से एन की तरफ जाती है ना। डाइपोल ये होता है अपने पास। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक डाइपोल स्ट्रेंथ होता है जिसको अपन यहाँ पे स्मॉल एम से पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस स्मॉल, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। वो क्या होता है अपने पास, ये डाइपोल स्ट्रेंथ इनटू इसके बीच की डिस्टेंस, मान लो अपने पास 2a डिस्टेंस है ना, ये होगी 2a डिस्टेंस, ये डाइपोल मोमेंट होता है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। एक मिनट, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो ये होता है अपने पास डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे बता दिया। और अगर एक कॉइल के लिए बताऊँ तो Ni/A है ना, I इज अ करंट, A इज अ एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका, है ना, ये इस टाइप का। तो अपने पास ये हो जाएगा
एरिया, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, और नंबर ऑफ टन्स कितने हैं ना, यहाँ पे क्या है ये नंबर ऑफ टन्स है ना, ये है। तो करंट कैरिंग कॉइल आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक, यानी कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ना। यहाँ पे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो एकदम इस फील्ड लाइन ऐसे होती है, ऐसे। आपने 9-10 में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तो मोमेंट अपन ने डिफाइन किया। अब इसमें अपन दो चीज़ फाइंड करेंगे, है ना। दो चीज़ कौन सी, एक तो अपन टॉर्क फाइंड करेंगे और एक पोटेंशियल एनर्जी, दो यहाँ पे चीज़ें पूछी जाती है। तो अगर मैं मान लो कि एक डाइपोल को रख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में किसी थीटा एंगल पे, ठीक है, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगता है जैसा अपन ने फील्ड में पढ़ा था वो लगता है अपने पास m क्रॉस b, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है, स्केलर होती है माइनस m डॉट बी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ना, ये आती है बस। दोनों फार्मूले इतने इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा एंगल जैसे अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह सिमिलर है, ठीक है। माइनस ये मिनिमम हो जाएगी और एक 180 होगा तो इस केस में मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, यही था। और टॉर्क के लिए अपन ने लिख दिया था एम बी साइन थीटा, और अगर थीटा का मैं तो यहाँ से अपने पास जो टाइम पीरियड निकल के आता है दैट इज 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी, जहाँ से पी आता था वहाँ पे यहाँ पे एम बी आ रहा है। आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यही था लेक्चर, और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने सारे समझा दिए, इससे बाहर नहीं आने वाला। नीट के लिए इतना सफिशियंट है ना। नीट में अगर इतना पढ़ के गए तो आपके आराम से सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे इंस्टाग्राम है, ठीक है, पेज है, आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हो। डेली नोटिफिकेशन आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमारे चैनल के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा लोगो है, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलता हूँ आपको नए EMI लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, सवाल करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।